सो गाइस लास्ट लेक्चर तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और मतलब अब और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बैटरी के बारे में डिस्कस कर लिया था, केवीएल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, आई होप मतलब आपने लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया होगा और उसका आंसर निकाल लिया होगा। तो देखो अब हमारा आगे का प्लान क्या होने वाला है। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। उसके बाद हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब सॉल्व करने के बाद और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट। 5 मिनट का रहेगा, फिर हीटिंग इफेक्ट देख लेंगे हम लोग। यार इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं और तुम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, वही एच बराबर आई स्क्वायर आर डी टी है, वही वाला। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग वो कॉम्प्लेक्स सर्किट, उसके बाद एक वी आई मैथड आएगा, वो थोड़ा लंबा होता है, उसको समझेंगे। और उसके बाद हमको मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे जाना है। तो आज के सेशन में हो सकता है कि हमारा आज का चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाए। तो देखो ध्यान से समझना, तो आपको मतलब समझ आएंगी सारी चीज़ें कि कैसे क्या वर्किंग कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिस्कस करते हैं। देखो चलो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। जैसे मैं मान लो क्वेश्चन एक देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। जैसे मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करना है। इनको पॉज ले लेके मैं थोड़ा टाइम भी दे दूँगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ सर्किट है, करंट जो है और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया वी वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, हरदम चाहे वो सर्किट हो चाहे ना हो, सारे रेजिस्टेंस आर वोल्ट के। और ये उठा के मतलब कि यहाँ जंक्शन पे दोनों तार मतलब एक दूसरे को छू नहीं रहे, मतलब दे आर डू नॉट टचिंग ईच अदर। ठीक है, तो इतना मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो आप मतलब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसके आंसर को मतलब सॉल्व करके आगे। तो आई होप मतलब आपने सॉल्व किया होगा। तो इसका आंसर दरअसल जो है कि अगर सारे आर मान लो तो इसका आंसर आपका r/2 आना चाहिए। ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, फिर ये वे सब करोगे तो आ जाएगा यार आंसर। इसका r/2 आंसर आएगा, आप निकाल के देखो। इजी क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मतलब आप कर सकते हो। लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें मतलब थोड़ी दिक्कत फंस जाती है लोगों को। जैसे मैं कुछ सवाल देता हूँ, जैसे गोला वाला सवाल जो आता है। और हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हम लोग IIT के PYQ डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के। जितना हम लोगों ने पढ़ा है आपकी प्रीवियस ईयर में, जितने मतलब वो रहते हैं, हम हर टॉपिक को उठाएंगे। हर टॉपिक का सेपरेट लेक्चर पे एक हम लोग PYQ सेशन रखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर IIT PYQ, उसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं तो उनके ऊपर मैं इरोडोव का सेशन भी रखूँगा। ठीक है, तो इरोडोव सेशन तक हम लोग इसको पूरा, जिससे चैप्टर आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं इरोडोव के, थोड़े ही रहते हैं, तो उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। तो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन करा होगा और इसका आंसर निकाला होगा। देखो चलो इस वाले को डिस्कस करते हैं। अब ये वाला सवाल ऐसा है कि ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस, और ये इसमें छुआ नहीं है, और ये V वोल्ट का है। ठीक है, तो अब इस तरह के सवालों को कैसे करना होता है। देखो यहाँ पे बैटरी V वोल्ट की लगी है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ऐसे ऐसे एक बैटरी लगी है यहाँ पे। तो इस तरह के सवालों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। देखो ये वही सवाल है जो मैंने पीछे वो मतलब एक्स मानने वाले तरीके से बताया था, वैसे ही अटेम्प्ट होगा, लेकिन इसको थोड़ा स्मार्टली अटेम्प्ट करेंगे। देखो कैसे, सारे रेजिस्टेंस आर के, तो यहाँ जीरो मान लो, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो अब इस पॉइंट का पता चल जाए, सारा गेम बन जाए, तो इस पॉइंट का एक्स मान लो। अब कितने पोटेंशियल के पॉइंट मिल रहे हैं, एक जीरो मिल रहा है, एक वी मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा। अब एक्स और वी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है तो एक लगा दो, फिर जीरो और एक्स के बीच में कितने लगे हैं, एक लगा है तो एक लगा दो, फिर जीरो और एक्स के बीच में तीन लगे हैं, तो तीनों के बीच में पोटेंशियल सेम है, जीरो एक्स, तो तीनों के बीच का ऐसा एक सर्किट बना। फिर उसके बाद देखो और कहीं तो कोई कुछ रेजिस्टेंस बच नहीं रहा कि कहीं और कोई बच रहा हो। एक्स और वी के बीच का एक हो गया, फिर वी और उसके बीच का कहीं देखो कुछ कोई रेजिस्टेंस बचा तो नहीं है, नहीं। तो ये इस तरह का सर्किट आपका, ऐसा सर्किट है ये। ठीक है, इस तरह का सर्किट ये आपका बना है।
तो इस तरह के सर्किट को अब आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। भाई ये तीनों पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज़ में है, तो इसको क्या लिख सकते हो, R प्लस R/3 यानी कि 4R/3, यही आंसर आपका आना चाहिए, आंसर हो जाता है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन और भी कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम लोग मतलब अभी डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। अब जैसे इसमें अभी हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को नहीं डिस्कस किए, व्हीट स्टोन ब्रिज भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा, एक होती हैं लैडर प्रॉब्लम्स, लैडर प्रॉब्लम्स। अब देखो लैडर प्रॉब्लम्स जानते हो किसकी तरह होती है, ये जो मैथ्स में कभी कभी इस तरह के सवाल देखे होंगे, रूट एक्स डिस इन्फिनिटी तक, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं इन्हीं को लैडर प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसी तरह के सवाल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं देखो, मानो जैसे मानो आया R, फिर R, और ये कहानी इसी तरह चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, और ये नीचे से ऐसे बंधा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, और पूछा जाता है फाइंड नेट रेजिस्टेंस, ठीक, इसमें ये पूछा जाता है। तो कैसे निकलता है हमारा नेट रेजिस्टेंस, ये हम देखो। जैसे मान लो अगर इसका कुछ दुनिया में आने बैठा मैं कभी ज़िंदगी में, और मैंने इसका रेजिस्टेंस किसी तरह मान लो फाइंड कर लिया और वो x आया, तो ये इन्फिनिटी तक सर्किट जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, समुद्र में से 2 बूंद पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र का पानी का लेवल बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। जैसे मान लो समुद्र में 1000 गैलन लीटर पानी है और तुमने 2 बूंद पानी निकाल लिया, तो क्या तुम्हारे पास मतलब अभी पानी का तुम क्या अमाउंट बोलोगे, 1000 गैलन माइनस 2 बूंद पानी बोलोगे तो सब कहेंगे नॉनसेंस, हो 1000 गैलन ही बोलो, क्योंकि गैलन बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो उसी तरह अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि इतने पूरे इन्फानाइट रजिस्टर से, इन्फानाइट मतलब बहुत सारे रजिस्टर, मतलब इस तरह का तुमको सर्किट जानते हो कहाँ देखने मिलता है, जो तुम्हारे घर में वायरिंग होती है या फिर कूलर्स का जो नेटिंग्स होती है उनमें देखने को मिलता है इस तरह का रेजिस्टेंस, इन्फानाइट लैडर रेजिस्टेंस। तो इतना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसका। तो इसमें से अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि इतने पूरे का रेजिस्टेंस अगर x था, तो अगर इसमें रिपीटिंग यूनिट ढूंढो, यही रिपीटिंग यूनिट है कि r के बाद एक ऐसा r, तो क्या इतने को अगर मैं काटूं तो इसका भी x होगा, इस पे दिमाग लगाओ, इसका भी x होना चाहिए क्योंकि यही रिपीटिंग यूनिट है, यही इसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ r और इसका जो आया मेरे पास x, यही, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, x बराबर ये होगा, है ना। इसका जो रेजिस्टेंस होगा R नेट, वो इसका मैं इक्विवेलेंट निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस। तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो अगर इसका इक्विवेलेंट निकालो तुम, तो R और x, RX अपॉन R प्लस R ये होगा, और ये सब बराबर होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, जो कि होता है तुम्हारा x, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा x ही है। तो इसको ज़रा सॉल्व करो तुम, R प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स बराबर x, तो आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स बराबर आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आर एक्स ने आर एक्स को काट दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तुम्हारी पूरी इक्वेशन बनी बराबर 0। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो तो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और वो वैल्यू तुमको नहीं माननी रहेगी, तो तुम इस पूरी वैल्यू को मतलब इससे तुम निकाल सकते हो। तो इस तरह हम लोग लैडर प्रॉब्लम्स करते हैं और ये होती हैं लैडर प्रॉब्लम्स हमारी। तो इसको मतलब हम सॉल्व करके इस तरह निकालते हैं। बेसिकली इसको एक बार और समझो, देखो तो इसी तरह होता है, समझे, तो समझ मतलब ज़्यादा अच्छे से आएगा। और इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे ये तो लैडर प्रॉब्लम्स हो गई, और हमारे पास कई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब हम मतलब आगे और चीज़ डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब ये है कि हम और आगे चीज़ डिस्कस करेंगे, उसमें मतलब ये है कि हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में और व्हीट स्टोन ब्रिज को डिस्कस करते हैं। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, गेहूँ आटे का पुल नहीं है। दरअसल एक साइंटिस्ट थे व्हीट स्टोन, उन्होंने मतलब एक बहुत चमत्कारी चीज़ खोज के निकाल दी थी। चमत्कारी चीज़ क्या खोज के निकाल दी थी, देखो मैं बताता हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज दरअसल हम 2 टाइप के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग बैलेंस्ड, एक पढ़ते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड वाला बहुत आसान होता है।
कुछ डेरिवेशन वेशन नहीं करवाऊंगा यार, देखो सरल सा बात होता है, तुम आखिरी में वही याद रखने वाले हो, डेरिवेशन वेशन उसका तुम भूल भी जाओगे वैसे भी। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कहीं सर्किट में ऐसा दिख जाए, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, इसको मान लो R4 और इसको मान लो X, इस तरह का सर्किट में अगर देख लो फोटो सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि वो इसके अलोंग कनेक्ट कर दे एक्स के अलोंग, तो फिर नहीं कहानी बनेगी। इस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए, इस तरह बैटरी लगी होनी चाहिए, इस तरह की फ़ोटो रिमेंबर इस तरह की फ़ोटो अगर है तो हरदम ध्यान रखो। चलो अच्छा थोड़ा सा करवा ही देता हूँ डेरिवेशन। जैसे मान लो यहाँ V है और यहाँ 0 है, तो व्हीटस्टोन में ये चीज़ समझो कि व्हीटस्टोन को एक सवाल की तरह समझो। व्हीटस्टोन ने ये बोला था कि अगर R1 इंटू R2 बराबर R1 इंटू R4 बराबर R3 इंटू R2 है, देयरफॉर करंट इन X इज इक्वल्स टू 0। अब X में करंट 0 है, मतलब करंट इन X 0 है, तुम X को निकाल के हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो इसको तुम प्रूफ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए तुमको बोर्ड में अगर आए तुम सिंपली लिख देना ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इतना इतना, और फिर अगर इसको प्रूफ करना हो तो तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो। देखो प्रूफ तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर ये है तो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 बराबर सम कांस्टेंट के मान सकते हो, है ना। तो R1 बराबर के टाइम्स R2 और R3 बराबर के टाइम्स R4, ऐसा लिख सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ऐसा ही हो सकता है। तो ऊपर ज़रा प्लेस करो इसको सर्किट में, तो अगर R1 को R मान लिया जाए तो R3 कितना है K टाइम्स R4, और R3 को R1 तो R3 कितना है K टाइम्स R4। और अगर नीचे की तरफ R2 को तुम नीचे की तरफ R2 है तो R2 को क्या लिख सकते हो, R2 को क्या लिखोगे, R2 को R2 ही लिखा रहने दो, R2 को क्या ही लिखोगे, R2 को R1 के टर्म में अगर लिखोगे, या फिर एक काम करो इसको कर दो K टाइम्स R2 और इसको R2 लिख दो, और इसको R3 को R4 है ना, तो R4 को R4 ही रहने दो, और इसके बीच में ये X लगा है। ऐसा थोड़ा गंदा सर्किट बन गया है ना। तो ये है तुम्हारे पास कंडीशन। अब ज़रा एक बात सोचो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि R2 नीचे रेजिस्टेंस है, ऊपर R4 रेजिस्टेंस है, ऊपर K टाइम्स R2 रेजिस्टेंस है और ऊपर K टाइम्स R4 रेजिस्टेंस है। तो मतलब ये कुछ मल्टीपल्स टाइप का चल रहा है, जैसे ऊपर 6 और 8 हो तो नीचे 3 और 4 हो, है ना। इस टाइप का मल्टीपल टाइप का चल रहा है रिलेशन। तो अगर तुम मतलब सोचो ध्यान से इसको, मतलब बहुत ध्यान से इसको सोचो, तो जैसे मान लो तुमने कह दिया कि मेरी बात मानो, जैसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, जैसे इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि करंट हमारा X में 0 जा रहा है, तो रजिस्टर में कभी कोई करंट कैसे नहीं जा सकता है, कभी कोई करंट रजिस्टर में, इसको इस बात से समझो कि इफ़ करंट इन रजिस्टर इज इक्वल्स टू 0 देन पोटेंशियल अक्रॉस, किसके अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस देम, अक्रॉस द रजिस्टर देम लिख लो, इज इक्वल्स टू डेल्टा V इक्वल्स टू 0 है, मतलब उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल है। अब इस बात को ऐसे समझो, मैं तुमको ऐसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे ऊपर तुमने एक लगा दिया 6 का, फिर उसके बाद एक लगा दिया 8 का, फिर उसके बाद एक तुमने लगा दिया 3 का, एक लगा दिया तुमने 4 का, ठीक है। और तुमने यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल, तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल जानते हो कैसे बढ़ता है, अब कैलकुलेट करो सिंपल। यहाँ माने 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इसका अभी पहले तुम ज़रा नेट रेजिस्टेंस इसको हटा के कैलकुलेट करो, इसको हटा के ज़रा तुमको समझ आनी चाहिए बात, पूरी बात तुमको फील होना चाहिए कि हाँ यार बात तो सही थी, कि ये बात को मैं इसमें दिखाऊंगा तुम्हें न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली। तो अब ज़रा तुम इसको कैलकुलेट करो, तो 8 6 कितना होता है, 8 6 12 होता है, या फिर सिंपली और सिंपल कर देते हैं, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1,
इसको मान लो 2, 1 2 और 2 4 मान लो, ठीक। और सिंपल कर देते जिससे कैलकुलेशन एकदम निम्न रहे। तो 2 4 1 2 इतना मान लिया। अब इसको पूरा आर नेट कैलकुलेट करो। 4 तो 6, 2 1 3, 6 इंटू 3/6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 ओम। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास 10 ओम का क्या है, करंट है, वो वोल्टेज है। तो 2 एम्पियर का तुम्हारा करंट आएगा ऐसे, 2 एम्पियर का। और 2 एम्पियर का करंट कैसे बटेगा, देखो 2 एम्पियर का करंट ऊपर 6 ओम है और नीचे जो है 3 ओम है। तो 2 एम्पियर के करंट को अगर बटना है तो वो ऐसे बटेगा, नीचे जाएगा, जानते हो कितना, 6/3 प्लस 6 इंटू 2, यूनिटरी मेथड सिंपल, 6/9 इंटू 2 यानी कि 2/3 इंटू यानी कि 4/3 अमाउंट जो होगा। लेकिन ये कैसे आ सकता है 4/3 अमाउंट और ऊपर 3/6 इंटू 2 तो 6/9 यानी कि 2/3 अमाउंट। 2/3 अमाउंट ऊपर चला जा रहा है और 4/3 अमाउंट नीचे आ रहा है। हाँ सही तो है, 2/3 अमाउंट क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है ऊपर चला गया और 4/3 नीचे चला गया। अब 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस डेल्टा वी देखो, डेल्टा वी अक्रॉस 2 ओम, मतलब ये कितना लॉस करा देगा। तो 2/3 माइनस करंट कितना गया, 2/3 इंटू यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, यहाँ पे पोटेंशियल निकालो 2/3 माइनस कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2/3 माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू कितना आया तुम्हारे पास, माइनस का 2/3, ठीक है। इतना आया तुम्हारे पास, कितना होता है V माइनस आई आर, 10 माइनस होना चाहिए यहाँ, 10 वोल्ट का, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस था ना, तो 10 माइनस यहाँ 2/3 क्यों आएगा, वही मैंने सोचा निगेटिव क्यों। तो 10 माइनस 10 2 इंटू 2/3 इतना का लॉस करवा देगा। तो इतने का लॉस होने के बाद 10 माइनस 4/3 करोगे तो 30 माइनस 4 यानी कि 26/3 ओम का यहाँ पे वो वोल्ट का वो आया तुम्हारे पास, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस तुमको 1 ओम का दिया गया, तो 10 माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 26/3। तो दोनों तरीके से देख सकते हो। डेल्टा वी जो इस पॉइंट का है देखो सेम आ रहा, मतलब अगर अब इन दोनों के अक्रॉस तुम वो कैलकुलेट करो, जानते हो क्या, अब इन दोनों के अक्रॉस तुम मेरी मानो तो कैलकुलेट कर लो एक चीज़, और वो चीज़ है जैसे यहाँ 1 और 2 था, यहाँ 2 और 4 था। अब इनको R1 R2 और R3 R4 की कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो तो 4 बराबर 4 सेटिस्फाई हो रही, मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये दोनों जगह सेम है। अब इसी को अगर तुम पूरे को वेरिएबल के टर्म में करो, मतलब R1 R2 मान लो और फिर करंट निकाल के इस तरह कर दो, लंबा प्रूफ आ जाएगा, लेकिन मेथड यही रहता है। तो अगर तुम प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हो और ये दिखा रहे हो कि इन दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ मैं चाहे रेजिस्टेंस लगा दूँ और चाहे रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा दूँ, टिल प्लेन वायर ना लगाओ। प्लेन वायर लगा है तो प्लेन वायर में कुछ अलग कहानी हो सकती है, उसका पर तुम मत पीछे पड़ना। लेकिन अगर रेजिस्टर लगा है और उसके अक्रॉस डेल्टा वी 0 है तो उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये तुम हरदम गांठ बांध लो मेरी बात, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज, और तुमको इतनी सारी कहानी समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुमको ये समझना था कि अगर R1 R4 बराबर R3 R2 है तो ये बीच वाले एक्स को तुम हटा सकते हो, ये किसी काम का नहीं होता। यही तुम्हारे व्हीट स्टोन ब्रिज की मेजर कहानी होती है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। व्हीट स्टोन ब्रिज की मतलब मेजर बातें मैंने बता दी हैं, उतना कोई मतलब वैसे नहीं था कि बहुत दिक्कत वाला हो, लेकिन इसमें जब अनबैलेंस्ड का केस आ जाता है तब बहुत दिक्कत आ जाती है, तब मतलब एकदम होश हो जाते हैं, और वही होता है हमारा VI मेथड, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि VI मेथड। इसका एक एग्जांपल मैं कराऊंगा और एक तुम खुद करोगे। देखो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को तुम मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से भी कर सकते हो और उसको टफ भी बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो। मतलब क्या होता है इसका, मतलब इसका ये होता है कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दो तरीके से सॉल्व होता है। एक तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन से, जो कि मतलब बहुत छोटा होता है, और एक होता है VI मेथड जो बहुत लंबा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन भी सिखाऊंगा और VI मेथड भी सिखाऊंगा, पर दोनों हम लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे कि मतलब तुमको समझ भी आए, और उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगा। पर उसी के साथ साथ हम उसमें थोड़े सिमेट्री सर्किट्स भी पूरे करेंगे, और उसमें हम पोटेंशियोमीटर और ये सब भी सीखेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा मैं बता दूंगा तो फिर मतलब बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज तक हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हो सकेगा तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि अनबैलेंस्ड हो उसको, और फिर कुछ सिमेट्री सर्किट्स को सीखेंगे। सो अभी के लिए बाय।